हेलो चिल्ड्रन, आज हम इस लेसन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले एक्टिव वॉइसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये जानने और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की संरचना 4 प्रकार से होती है और प्रत्येक संरचना वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहली संरचना वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। यहां पर हमने पहला नियम लिखा है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। जैसा कि आप जानते हैं, सहायक क्रियाओं की संख्या 24 है और जब कोई सहायक क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आ जाती है तो इससे पता चलता है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिख रखा है, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिससे प्रारंभ हुआ है। जब आप सेंटेंस जान जाते हैं तो इसके बाद आपको टेंस जानना बहुत जरूरी है। यदि आप टेंस नहीं जान पाते हैं तो फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ये कौन सा टेंस है और टेंस जानने के लिए हमें क्या करना होता है। टेंस जानने के लिए हमें वर्ब क्रिया देखना होता है। ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। साधारणतया टेंस का निर्धारण सहायक क्रिया से ही हो जाता है। ये हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह से इन चारों में से कौन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हैव हैज नहीं आती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया इज एम आर आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैज आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट होगा क्योंकि एक क्रिया लिखी हुई है जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि हैव हैज हो और वर्ब की मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म की हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अर्थात ये टेंस हैव हैज भी है और प्रेजेंट परफेक्ट है। हम इसको अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखना होगा। क्या हम हैज ही लिखेंगे या कोई दूसरी सहायक क्रिया लिखेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट में दो सहायक क्रिया होती हैं, हैव या हैज। या तो हम हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। अब हैव हैज में कौन लिखेंगे, पहले हम तय कर लेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है पैसिव वॉइस में वो कौन सा शब्द होगा। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और हिज होम वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, अर्थात पैसिव वॉइस में हिज होमवर्क सब्जेक्ट बनने जा रहा है। और देखेंगे कि वर्क एक वचन है, एक वचन क्रिया के साथ हैज लगता है, एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है। यहाँ पर एक वचन करता है इसलिए हैज ही रहेगा, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे हैज। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा हिज होम वर्क। एक्टिव वॉइस में हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जब इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा तो सहायक क्रिया दो की संख्या में हो जाएंगी, एक हैज होगा और दूसरा बीन होगा। हैज बीन के मध्य में बीच में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पर हैज लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया और इसके बाद बीन लिखेंगे। बीन लिखने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कंप्लीटेड। जैसे मुख्य क्रिया लिख देते हैं थर्ड फॉर्म की, उसके बाद बाई लिखा जाता है और फिर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है बाई के बाद उसको कर्म कारक के रूप में लिख देते हैं। ही का कर्म कारक हिम होगा और इस तरह से ये एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस बनाया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में हमने लिखा है वाज द मैन चेजिंग द थीफ। द मैन हमारा सब्जेक्ट है और ये द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने जान लिया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन टेंस कौन सा है आप देखेंगे कि शुरुआत में लिखा है वाज। वाज बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है और सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है। तो ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट होगा या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इधर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, चेजिंग लिखा है। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कर्ता हमारा एक वचन का था द मैन और कर्म भी हमारा एक वचन का है द मैन द थीफ। इसलिए दोनों जब एक वचन के हैं तो सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वाज का वाज रहेगा। अब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द थीफ, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी दो सहायक क्रियाएं पैसिव वॉइस में जाती हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें सहायक क्रिया वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाएगी। तो वाज हम यहाँ लिखेंगे
और बीइंग हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो यहाँ हमने बीइंग लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे चेज्ड, और जैसे ही हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा बाय लिखेंगे, और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देंगे द मैन, और इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया। अब हम दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। यहां लिखा है जब प्रश्नवाचक वाक्य में व्हाट, हु, विच, हाउ मेनी प्लस नाउन, हाउ मच प्लस नाउन, विच प्लस नाउन आए, अर्थात इन शब्दों से वाक्य की शुरुआत हो और ये शब्द वाक्य में कर्म के रूप में आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य में कर्म के रूप में आते हैं। साधारणतया कर्म का स्थान अंग्रेजी में वर्ब के बाद होता है, परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्म जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है तो वो प्रारंभ में ही आ जाता है, अर्थात कर्म का पहला स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो प्रारंभ में आ जाएंगे, अर्थात पहले स्थान में आ जाएंगे, पहले स्थान में होकर के भी कर्म रहेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है व्हाट हैव दे परचेज्ड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट से प्रारंभ है, आप देख रहे हैं। सेंटेंस जानने के बाद हमने बताया कि आपको टेंस जानना होता है। यहाँ पर हैव लिखा है और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। यदि हैव, हैज या वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो टेंस हमारा परफेक्ट है। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये हमारा कर्म था और ये हमारा कर्ता है। तो हमने बताया कि पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है वो कर्ता बन जाता है और जो कर्ता होता है वो कर्म की जगह पे चला जाता है। तो ये कर्म है। अब इसी को कर्ता बनाना है, लेकिन प्रश्नवाचक का स्थान वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, चाहे वो कर्म के स्थान के रूप में हो या फिर कर्ता के रूप में हो, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो व्हाट को हम व्हाट ही रखेंगे, लेकिन अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा। तो चूंकि ये एक वचन है, ये है दे के हिसाब से आया था, दे बहुवचन था, और व्हाट एक वचन है, इसलिए इसके हिसाब से क्रिया आएगी तो हैज हो जाएगी। हमने बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस की दो सहायक क्रिया होंगी, हैज बीन, और ये हमने हैज बीन लिख दिया। पहले प्रकार के सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आता था। इस पर नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो आगे हो गया ना। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे परचेज्ड, और जैसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा बाय लिखेंगे, और जो कर्ता था उसको कर्म के स्थान पर ले जाएंगे। कर्म का स्थान पैसिव वॉइस में बाय के बाद होता है। तो दे जब कर्म के स्थान पे आएगा देम हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं व्हाट तो अपनी जगह में था, लेकिन अब यहाँ पर ये कर्ता हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे।
हाउ मैनी मार्क्स हैव यू गेन्ड इन द एग्जामिनेशंस। ये टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैव लिखा है और गेन्ड लिखा हुआ है। सहायक क्रिया हैव है और मुख्य क्रिया गेन्ड है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये शब्द यहाँ पे हाउ मेनी मार्क्स अभी कर्म के रूप में आए हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही शब्द कर्ता बन जाएंगे। और हमने बताया कि इंट्रोगेटिव जो शब्द होते हैं उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये इसी स्थान पर रहेंगे। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी मार्क्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, अभी ऑब्जेक्ट था, इसके हिसाब से फिर क्रिया तय होगी। ये बहुवचन का सब्जेक्ट बना, इसलिए इसके साथ हैव ही आएगा। हैव, अब पैसिव वॉइस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं, तो हैव के साथ बीन हो जाएगा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म लगाते ही बाई लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे जो यू है। अब यहाँ पे यू कर्म के स्थान पे आएगा तो कर्म कारक हो जाएगा, और अन्य शब्द इन द एग्जामिनेशन बचा तो लिख देंगे। इस प्रकार हमने लिख दिया इसको। अब हम तीसरी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तीसरी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी व्हाट, हु, विच, हाउ मेनी प्लस नाउन, हाउ मच प्लस नाउन, विच प्लस नाउन से प्रारंभ होता है। दूसरी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इन्हीं शब्दों से प्रारंभ होता था, और ये भी उन्हीं शब्दों से प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि दूसरी प्रकार का इंट्रोगेटिव में जब ये शब्द आते थे तो कर्म के रूप में होते थे, और तीसरी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब ये शब्द आएंगे तो कर्ता के रूप में होंगे। कर्म और कर्ता, यही फर्क इनमें। तो आइए इनका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। हु हैज ब्रोकन द चेयर, यहां पर हु आया हुआ है और ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। यहां पर चेयर ऑब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया के बाद आया हुआ है, आया शब्द ये। तो ये कर्म है, ये कर्ता है, अर्थात पैसिव वॉइस में ये शब्द कर्ता बनेगा और ये शब्द कर्म बनेगा। जब इसको हम कर्म बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बाई अवश्य लगता है कर्म से पहले, लेकिन इंट्रोगेटिव का स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ हु रहेगा लेकिन कर्म के रूप में। जब कर्म के रूप में रहेगा तो पैसिव वॉइस में बाई लगाना पड़ेगा। हमने बाई लगा दिया और बाई हु लिख दिया। इस प्रकार से अब ये स्पष्ट है कि ये कर्म हो गया, अभी तक कर्ता था, अब कर्म हो गया। अब हम सहायक क्रिया लिखेंगे। हैज लिखा है, हैज पहले हु के हिसाब से लिखा था, अब जो सहायक क्रिया लिखेंगे वो चेयर के हिसाब से। ये भी एक वचन था, ये भी एक वचन था, इसलिए हैज का हैज रहेगा, तो हमने हैज लिख दिया। अब हम जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द चेयर, और प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए बीन इसमें भी आएगा। इस प्रकार से बीन लिख दिया गया। अब बीन लिखने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म, और इस प्रकार से हमने इसको इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में
कन्वर्ट कर लिया। इसमें सिर्फ अंतर ये आया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था मुख्य वर्ब के बाद होता था, यहाँ पे प्रारंभ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। यहाँ लिखा है हाउ मेनी टीचर्स लव यू। ये हाउ मेनी टीचर्स सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये शब्द ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको बाई लगाना पड़ेगा। बाई हाउ मेनी टीचर्स। आप देख रहे हैं कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि और कोई सहायक क्रिया इसमें नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर सहायक क्रिया के रूप में आएगा। अब हमारा कर्ता ये बनने जा रहा है तो इसी के हिसाब से सहायक क्रिया आएगी। आर के हिसाब से सहायक क्रिया इज नहीं आएगी। यू के हिसाब से सहायक क्रिया आर आएगी, इज नहीं आएगा। तो आर लिख दिया हमने और यू का यू यद्यपि यहाँ पर कर्म कारक था, यहाँ पे आएगा कर्ता कारक हो जाएगा, लेकिन फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव्ड, और इस प्रकार से ये हो गया बाय हाउ मेनी टीचर्स आर यू लव्ड। अब हम चौथी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें वेयर, वाई, व्हेन और हाउ आते हैं। ये शब्द इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, इसलिए ना तो ये कर्ता होते हैं ना तो ये कर्म होते हैं। दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव में और तीसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव में जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आए हैं वो शब्द वाक्य में या तो कर्ता के रूप में आते हैं या तो कर्म के रूप में आते हैं। लेकिन ये चार शब्द वाक्य में ना तो कर्ता के रूप में आएंगे न कर्म के रूप में आएंगे, इसीलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया है। तो ये चौथा प्रकार बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखेंगे। When was he playing the match in the college? आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ वाज लिखा है क्रिया के सेकेंड फॉर्म, यहाँ प्लेइंग लिखा है, इसमें आईएनजी लिखा हुआ है। तो हम प्रश्नवाचक शब्द को उसी जगह पे रखेंगे। व्हेन अभी हमारा सब्जेक्ट ही था, इसके हिसाब से सहायक क्रिया वाज थी। अब कर्म एक्टिव वॉइस में जो मैच था अब वो कर्ता बन जाएगा। ये भी एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया वाज ही रहेगी। वाज। अब हम द मैच लिखेंगे। ये शब्द यहाँ पे कर्ता हो गया। वाज के साथ बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में। बीइंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, और जैसे ही हम प्लेड लिखेंगे बाई लिखेंगे। बाई ही यहाँ पर आएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि जब कोई कर्ता कारक कर्म के स्थान पे जाएगा तो वो कर्म कारक हो जाएगा। तो बाई हिम हो गया। से इस अन्य शब्दों को उस तरह उतार देते हैं। इन द कॉलेज। इसी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल और लेंगे। हाउ डिड they find the last book?
ये आप देख रहे हैं कि ये डिड लिखा हुआ है, जो डू का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। क्रिया की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं, और पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट के नियम से बदलेंगे। सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे। हाउ लिख लिया। इसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है। पास्ट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया डिड होती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में। पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वाज वर होती है। अभी हमारा ये शब्द ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसी के हिसाब से सहायक क्रिया तय होगी। ये एक वचन है, इसलिए एक वचन की सहायक क्रिया होगी। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वाज वर, तो वाज आएगा यहाँ पे, क्योंकि वाज एक वचन क्रिया है। वाज द लास्ट बुक। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी फाउंड। यहां फाइंड लिखा है, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाएगा। जैसे हमने फाउंड लिखा, बाई लिखेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दे का देम हो जाएगा, और इस तरह से ये भी हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब एक सेंटेंस हम और लेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जो वर्ब से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ लिखा है ओपन द डोर। हमने नरेशन के अंतर्गत इसको विस्तार से बताया है, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में ही बताएंगे। ओपन द डोर ये वर्ब है, और इससे स्पष्ट है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट से बनाते हैं। सबसे पहले अगर यदि हम इसका सूत्र लिखें तो पहले लेट लिखा जाता है, फिर कर्म लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाता है, और फिर वर्ब थर्ड लिखा जाता है। इसके हिसाब से पहले हम लेट लिखेंगे, लेट, फिर कर्म लिख देंगे, द डोर है तो द डोर लिख दिया, फिर वी लिख देंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। जो प्रारंभिक वर्ब थी, अब इसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, और इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जो इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है, डू नॉट टेल ए लाई। इसी के हिसाब से इसको बदलेंगे। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है ए लाई, ए लाई। फिर बी लिखना है हमको, लेकिन बी से पहले हम नॉट लिख लेंगे, नॉट बी। अब हम टेल को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। इस प्रकार से यदि नॉट आता है तो कर्म और बी के बीच में लिख दिया जाता है। एक दो एग्जाम्पल हम और अभी करके देखेंगे, जिससे बात स्पष्ट हो।
जैसे कहा जाए कि कंप्लीट योर वर्क, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हमको लेट लिखना है, इसके बाद हमको कर्म लिखना है योर वर्क। कर्म लिखने के बाद हमको बी लिखना है जैसा कि सूत्र में लिखाया गया है, और बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से बन गया। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जब कोई एग्जाम्पल प्लीज से या काइंडली से प्रारंभ होता है, तो इनके स्थान पर सिर्फ हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड लिख देते हैं और इनको हटाकर शेष वाक्य को उतार देते हैं। शेष वाक्य लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लीज गिव मी योर पेन। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है जो प्लीज से प्रारंभ है। जब प्लीज या काइंडली आते हैं तो उनके स्थान पर आपको सिर्फ इतना लिखना है और शेष वाक्य को उसी तरह उतार देना है। इसको हम पैसिव बनाएंगे। इसके स्थान पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और इतना वाक्य बचा तो हम हूबहू उतार देंगे। लेकिन उतारने से पूर्व हमको टू लगाना होगा। टू चाहे तो आप यहाँ ही जोड़ सकते हैं टू, क्योंकि बिना टू लगाए वाक्य जुड़ेगा नहीं। तो वही हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। काइंडली शो मी योर होम। इसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे जैसा कि ऊपर मैंने बताया था। इसके स्थान पर हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया। शेष वाक्य को हम उसे उतार देंगे। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं सीखने का प्रयास किया।